डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को, जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है, जो बीजेपी का एमएलए है, वो हाई कोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्टे दे देती है। ये स्टे लिया जाता है 7/22 को, एक साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। राहुल जी 7 फरवरी 2023 को, 7 फरवरी पिछले महीने, एक प्रश्न उठाते हैं लोकसभा के अंदर और पूछते हैं कि अडानी जी का और मोदी जी के क्या संबंध। जैसे ही मोडानी के संबंध की चर्चा करते हैं 7 फरवरी को, एक हफ्ते के बाद में वो आदमी हाई कोर्ट फिर चले जाता है और कहता है कि मेरा जो स्टे दिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए। अब मैं स्टे मत दीजिए उसके ऊपर, उसको वापस कर दीजिए। वो स्टे उसको वापस कराता है और कोर्ट के अंदर जाता है और बिजली की गति से यहां पर सालों साल नहीं बल्कि 10-20 साल कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता। ये 16 फरवरी को स्टे वेकेट होता है और उसके बाद में जाकर के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। और फैसले के अंदर भी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो उसको दिया जाता है। और मैक्सिमम सेंटेंस, जो भी थोड़े बहुत लीगल जो जानकार हैं वो जानते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस हैबिचुअल, जो बार बार अफेंडर्स होते हैं उनको दिया जाता है या रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है। लेकिन ये इसलिए ये दिया जाता है ताकि 2 साल में से अगर एक दिन भी अगर कम होता तो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को जब मोडानी के खिलाफ में बोला, उसके बाद में उनको कभी भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई हुआ जब लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता लोकसभा के अंदर, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें ही नहीं बोल पाएगा, उसमें ही जनता की आवाज नहीं रख पाएगा, तो कहां पे रखेगा और फिर लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा, कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। और भाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पार्लियामेंट से जेपीसी को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के 30 करोड़ एलआईसी के जो निवेशक हैं, जिनका 44,000 करोड़ रुपए अडानी के अंदर, अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नुकसान हो गया, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। का ईपीएफओ के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जमा है और ईपीएफओ ने निफ्टी 50 में अडानी को डालने की वजह से उसके अंदर एंटरप्राइजेस, उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। हम ईपीएफओ वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के, जहां पे पेंशन फंड के पैसे जमा होते हैं, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हम लड़ाई राहुल गांधी जी की नहीं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अभी पीछे रिपोर्ट किया है कि 23,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज के माध्यम से
अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, जो कि बाहर से पैसा आया हुआ है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो पैसा 23,000 करोड़ रुपया किसका है। और खास तौर पे ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब अडानी की कंपनियां डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, स्ट्रैटेजिक प्रोडक्शन के अंदर जब शामिल हैं, तो बाहर का पैसा, शेल कंपनीज का पैसा हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो पता होना चाहिए कि वो पैसा कौन लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान दूसरे तरफ से, चाइना दूसरी तरफ से उन शेल कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है और वो पैसा हमारी स्ट्रैटेजिक, हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर कंट्रोल उनका इनडायरेक्ट करने की कोशिश हो रही है। क्या ये ऐसा तो नहीं है? तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि ये शेल कंपनीज कहाँ से पैसा, कैसा पैसा उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज़ के लिए पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और जेपीसी से बेहतर कोई भी तरीका, कोई भी और रास्ता नहीं है जिसमें ये हो सकता है।